तभी दरवाजा खुला। वही तीनों आदमी जो नाले से भागकर आए थे, हाफते हुए और कीचड़ में लथपथ अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। एहतिशाम अंसारी ने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसने तीनों को कुछ पल तक घूरा, फिर बेहद धीमी मगर जहरीली आवाज में बोला, जान बचा ली? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वाह, बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई तुम लोगों ने, एक आदमी कांपती आवाज में बोला। साहब, वो गाड़ी और सामान वहीं छोड़ना पड़ा। अगर हम वहां रुकते तो मारे जाते। एहतिशाम अंसारी ने अपने सिगार का एक लंबा कश लिया, फिर धुआं धीरे धीरे उनके चेहरों की तरफ छोड़ते हुए अपने खास कारिंदे जिब्रान की तरफ महज हल्का सा इशारा किया। जिब्रान ने बिना कुछ कहे अपनी बंदूक निकाली, इससे पहले कि वे तीनों कुछ समझ पाते या माफी मांगते। थप थप थप। साइलेंसर लगी पिस्तौल से 3 गोलियों की धीमी आवाज गूंजी। तीनों लाशें फर्श पर ढेर हो गईं। एहतिशाम अंसारी ने बेपरवाही से सिगार का एक और कश लिया और दोबारा टीवी की तरफ देखने लगा। स्क्रीन पर अहमद का गंभीर चेहरा दिखाई दे रहा था। एहतिशाम की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। अब तक एहतिशाम अंसारी शेख ताहिर के वकील के साथ मिलकर जाली दस्तावेज तैयार करवाते करवाते शहर के काले और सफेद दोनों कारोबार का मालिक बन चुका था। उसने टीवी बंद किया और अपने आदमी की तरफ देखते हुए कहा, ब्लू लेडी को कहो, इन्हें रोकना होगा। दूसरी तरफ एसटीएफ कंट्रोल रूम में शाह सवार कई फाइलों को डिकोड कर रहा था। उसने अचानक सिर उठाया। सर। डीपीओ साहब उसकी तरफ मुड़े। क्या मिला? शाह सवार ने स्क्रीन पर कुछ कोड्स जूम किए। इन फाइलों में किसी आदमी का नाम नहीं है, लेकिन एक जगह का नक्शा और कुछ कोड वर्ड्स दर्ज हैं। उसने नक्शे की तरफ इशारा किया। सर, ये वही जगह है जहां हमने रात को सर्विलांस की थी। इकरा तुरंत अपनी स्क्रीन की तरफ मुड़ी। उसने कुछ कमांड टाइप की, फिर उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। और मेरे सेंसर बता रहे हैं कि पिछले 1 घंटे में वहां असामान्य हलचल हुई है। उसने स्क्रीन पर कई चमकते हुए पॉइंट्स दिखाए। ऐसा लगता है कि वे अपना बचा हुआ माल वहां से ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह सवार ने तुरंत कहा, तो फिर हमें भी इंतजार नहीं करना चाहिए। डीपीओ साहब ने फौरन आदेश दिया, एसटीएफ को भेजो। कुछ ही देर बाद एसटीएफ की गाड़ी दहाड़ती हुई उसी वीरान इंडस्ट्रियल जोन में दाखिल हुई। इस बार वे किसी खामोश मिशन के मोड में नहीं थे। उन्हें मालूम था कि अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। गाड़ी रुकी। मदन सिंह ने भारी भरकम लोहे के दरवाजे को देखा, फिर पीछे हटकर पूरी ताकत से उसे एक जोरदार टक्कर मारी। धड़ाम। दरवाजा टूटकर अंदर जा गिरा। चारों जवान एक साथ अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ दर्जनों लकड़ी के बक्से पड़े थे। कुछ में नशीली चीजें थीं, कुछ में हथियार और कुछ में विदेशी करेंसी भरी हुई थी। शाह सवार ने हैरानी से चारों तरफ देखा। ये तो शहर की तारीख की सबसे बड़ी बरामदगी हो सकती है। अहमद ने एक बक्सा खोला। यहाँ तो पूरा ज़ख़ीरा पड़ा है। मदन सिंह ने सीटी बजाई। ओए, लगता है आज मेहनत का फल मिल गया। जोसेफ ने आसपास नजर दौड़ाई।
अभी खुश मत हो। ये जगह इतनी आसानी से खाली नहीं छोड़ी गई होगी। चारों अभी माल की गिनती और रिकॉर्डिंग में लगे ही थे कि बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। अगले ही पल एक लड़की कैमरा मैन के साथ अंदर दाखिल हुई। वह आयशा नवाज थी। उसने बिखरे हुए माल को देखा, फिर एसटीएफ के चारों जवानों को देखा। चारों की वर्दियां धूल और मिट्टी से अटी हुई थी। उनके चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आयशा के चेहरे पर तारीफ के बजाय शक के बादल थे। मदन सिंह ने उसे देखते ही झुंझलाकर कहा, ओहे, इसे किसने बुलाया है? फिर बड़बड़ाया, पीछे ही पड़ गई है। आयशा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपना माइक्रोफोन ऑन किया और कैमरे के सामने खड़ी हो गई। लाल बत्ती जली। लाइव। आयशा ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, नाजरीन, कुछ ही घंटे पहले जो टीम एक नाले के पास नाकाम हुई थी, अचानक उन्हें ये खजाना मिल गया। उसने कैमरा चारों तरफ घुमाया। शहर के एक ऐसे वीराने में जहां बरसों से कोई नहीं आया, वहां से इतना बड़ा ज़खीरा बरामद होना किसी चमत्कार से कम नहीं। उसने कैमरा एसटीएफ की तरफ किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई एक रेड है? वह कुछ पल रुकी, या अपनी पहली नाकामी छिपाने के लिए बनाया गया एक फेक वाकया? अहमद का चेहरा सख्त हो गया। वह गुस्से में आयशा की तरफ बढ़ा। आप हद से आगे बढ़ रही हैं। आयशा ने कैमरा बंद नहीं किया। उसने माइक्रोफोन जोसेफ की तरफ कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? जोसेफ खामोश खड़ा रहा। आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ तंज किया, बंदे तो फिर नहीं मिले। आप लोग एसटीएफ कम और पुरातत्व विभाग वाले ज्यादा लग रहे हैं। माल मिलता है, लेकिन इंसान कोई नहीं मिलता। जोसेफ ने उसकी आंखों में देखा। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन इस बार उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। मैं समझ सकता हूं कि आपके पीछे कौन है और आप किसकी ज़बान बोल रही हैं। आयशा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। जोसेफ ने आगे कहा, बहुत जल्द आपको सरप्राइज देंगे। आयशा ने उसकी तरफ कुछ पल देखा, फिर कैमरा घुमाकर दोबारा बरामद माल की रिकॉर्डिंग करने लगी। कुछ देर बाद डीपीओ साहब ने चारों को अपने दफ्तर बुलाया। उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। फिर उनका लहजा सख्त हो गया। लेकिन आइंदा किसी भी किस्म के इंटरव्यू में कोई बयान नहीं देना है। चारों ने एक साथ सिर हिलाया। जी, सर। अगले दिन गर्ल्स कॉलेज के सामने का मंजर काफी खराब था। कुछ मंझले लड़के अपनी मोटरसाइकिलों पर वहां मौजूद थे। कोई तेज रफ्तार से वन व्हीलिंग कर रहा था। कोई आती जाती छात्राओं को परेशान कर रहा था। कॉलेज की छुट्टी का वक्त था और इन लड़कों की बदतमीजी की वजह से सड़क पर तनाव का माहौल पैदा हो चुका था। अचानक वायरलेस पर आवाज गूंजी, तमाम यूनिट्स मुतवज्जे हों। गर्ल्स कॉलेज के सामने कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे हैं और रास्ता ब्लॉक है। फौरन मौके पर पहुंचे। शाह सवार ने वायरलेस उठाया। उसकी आवाज में वही ठंडा आत्मविश्वास था। एसटीएफ ऑन द वे। कॉलेज रोड कुछ ही दूरी पर थी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की। मदन सिंह मुस्कुराया। चलो, आज देखते हैं शहर के इन शेरों को। शाह सवार ने उसकी तरफ देखा। याद रखना, ये मिशन है, तमाशा नहीं।
गाड़ी तेजी से कॉलेज रोड की तरफ बढ़ गई।